हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी करना है। व्हाट इज़ द आरबीआईज अपर टॉलरेंस लिमिट फॉर इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति के लिए आरबीआई की अपर टॉलरेंस सीमा क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 5%, 7%, 6% या फिर 6.5%। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, इजी क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which countries did the Indian President Draupadi Murmu travel between June 4 and 9 for official engagements? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए 4 से 9 जून के बीच किन देशों की यात्रा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सूरीनाम एंड सर्बिया। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने हाल ही में 2 देशों सूरीनाम और सर्बिया की जो यात्रा है उसको कंक्लूड किया है। आपको जानना चाहिए, यात्रा 4 से 9 जून के बीच हुई है। सूरीनाम में इनकी पहली यात्रा थी, जो कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी की इनविटेशन पर की गई। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट जो मुर्मू है, ये जुलाई 2022 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। उसके बाद से ये इनकी फर्स्ट स्टेट विजिट है, ठीक है, किसी देश में भी। और देश कौन सा है? सूरीनाम। बाकी हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि सूरीनाम ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कन्फर्ड किया है। इसी के साथ दूसरा देश रहा सर्बिया। तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्हें इनवाइट किया गया सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूसिक के द्वारा कि आप हमारे देश में आइए, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर भी विजिट किया। दोनों ही देशों के प्रेसिडेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है ये फ़िलहाल 32 करोड़ यूरोस का है। इसको बढ़ाकर हम इस डेकेड के एंड तक 1 बिलियन यूरोस तक ले जाएंगे। साथ ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेलग्रेड में माउंटेन अवाला, यहाँ पर अननोन वॉरियर की जो मेमोरियल है वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, यानी कि सर्बिया की बात हो रही है। सिल्वियो Berlusconi passed away recently. He was the political leader of which country? सिल्वियो बर्लुस्कोनी का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के राजनीतिक नेता थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली। आपको जानना है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो कि एक बिलियनियर मीडिया मोगुल और फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर रहे, इनका हाल ही में 86 की एज में निधन हो गया है। पहली लाइन में आप देख रहे हैं मीडिया मोगुल, मोगुल का मतलब पावरफुल वेल्थी पर्सन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हो। ये इटली में प्राइम मिनिस्टर है 1994 से 95, 2001 से 2006 और 2008 से 2011 के बीच में। और ओबिचुरीज भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। साउथ कोरियन एक्टर पार्क सू ड्योन, जिन्होंने टीवी सीरीज स्नोड्रॉप में जो है परफॉर्म किया है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 29 की एज में। जाने माने एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मंगल ढिलोन, इनका भी हाल ही में 64 की एज में निधन हो गया। साथ ही एक्टर कजान खान, जो कि मलयालम, तमिल और कन्नड़ फिल्म में कार्य कर चुके हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
Which payments bank has entered into a which payments bank has tied up with fintech startup Hubble to introduce India's first spending account? भारत का पहला व्यय खाता शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप हबल के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनो पेमेंट्स बैंक। आपको जानना चाहिए फिनो पेमेंट्स बैंक, इन्होंने एक टाई अप किया है हबल के साथ, जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है हबल, इसके साथ एक टाई अप किया है टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट। तो इस अकाउंट में आप अपना फंड्स रख सकते हैं, उसको स्पेंड कर सकते हैं, जैसे फूड ऑर्डरिंग, शॉपिंग, ट्रैवल, इंटरटेनमेंट, और जो भी आप इससे स्पेंड करते हैं उसमें 10% तक का आप सेव कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो MD&C और ऋषि गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में है और टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। When is the वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, जून 15। देखिए, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 15 जून 2011 को रिकॉग्नाइज और इस्टेब्लिश किया गया था। साल 2023 में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे का थीम है क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेस। विच क्लब वॉन 2022-23 UEFA चैम्पियंस लीग? किस क्लब ने 2022-23 UEFA चैम्पियंस लीग जीती है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, मैनचेस्टर सिटी। देखिए, जो ये फुटबॉल से संबंधित इवेंट्स होते हैं ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और पूछे जाते हैं। हम सभी इवेंट कवर करते चलते हैं जो भी फुटबॉल के होते हैं। तो देखिए, मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को 1-0 से हराकर UEFA चैम्पियंस लीग 2022-23 फाइनल जीता है और ये टूर्नामेंट पहली बार जीता है। ये जो फाइनल खेला गया ये अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम इस्तांबुल तुर्की में खेला गया। इसी के साथ इन्होंने कॉन्टिनेंटल ट्रेबल भी पूरा किया है अपना। कॉन्टिनेंटल ट्रेबल मतलब 3 टाइटल जीत लिए इस सीज़न, एक तो प्रीमियर लीग, FA कप और एक ये चैम्पियंस लीग। आपको बता दें, इससे पहले 1998-1999 में मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा ऐसा कारनामा किया गया था कि कॉन्टिनेंटल ट्रेबल जीता गया। उसके बाद अब ये सेकंड इंग्लिश क्लब बन गया है जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया। मैन ऑफ द मैच रोड्री रहे हैं मैनचेस्टर सिटी से। इसी तरह से आप टॉप स्कोरर दे सकते हैं एर्लिंग हालैंड, बेस्ट प्लेयर रोड्री और बेस्ट यंग प्लेयर क्विचा। साथ ही 2 इवेंट और हम देखेंगे फुटबॉल से ही संबंधित। पेरिस सेंट जर्मेन, इन्होंने फ्रेंच लीग 1 टाइटल जीत लिया है। दूसरा है 2023 UEFA यूरोपा लीग फाइनल, ये स्पेनिश क्लब सेविला ने जीता है इटालियन क्लब रोमा को हराकर। विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग द स्क्वैश वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023? कौन सा भारतीय शहर स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, चेन्नई। आपको जानना चाहिए स्क्वैश वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ये चेन्नई में आयोजित की जा रही है 13 से 17 जून के बीच में, और भारत, हांगकांग, जापान, मलेशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछला एडिशन भी चेन्नई में खेला गया था इस वर्ल्ड कप का 2011 में। और सौरभ घोषाल, अभय सिंह, जोसना चिनप्पा, तन्वी खन्ना ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स वेयर इंडिया वॉन 7 मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जहां भारत ने 7 पदक जीते किस देश में आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, किर्गिस्तान। आपको जानना चाहिए, रेसलिंग की बात हो रही है वो भी अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की। यहाँ पर भारत ने अपना कैंपेन पूरा किया है और 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। जिसके किर्गिस्तान में ये चैंपियनशिप हुई है। भारत की ओर से अंकुश ने इंडिया का इकलौता गोल्ड मेडल जीता है फ्री स्टाइल 55 kg वेट कैटेगरी में, जहाँ पर इन्होंने ईरान के अमीरजा अली टेमोरिजात को हराया है। भारत यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर रहा फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग में और पहले पर ईरान रहा। विच प्लेस डिड इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर सिक्योर इन द पेरिस डायमंड लीग विद अ जंप ऑफ 8.09 मीटर? भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने
8.09 मीटर की छलांग लगाकर पेरिस डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए जाने माने इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 8.09 मीटर की जंप लगाई है और पहली बार है ऐसा कि ये इस पेरिस डायमंड लीग में टॉप 3 में शामिल हुए। आपको जानना चाहिए ओलंपिक चैंपियन मिल्टियारिस टेंटुग्लू, ये ग्रीस के हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहे 8.13 मीटर की जंप के साथ। और स्विट्जरलैंड के साइमन हैमर, ये 8.11 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इसी के साथ जो श्रीशंकर हैं ये थर्ड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग में टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। इनसे पहले नीरज चोपड़ा ऐसा कर चुके हैं, जैवलिन थ्रोवर और डिस्कस थ्रोवर विकास कोड़ा भी ये कारनामा कर चुके हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड अमलान बुरगोहेन विन एट द फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट? फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में अमलान बुरगोहेन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2। देखिए, टॉप इंडियन स्प्रिंटर अमलान बुरगोहेन जो कि आसाम से आते हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, एक तो मेंस 100 मीटर रेस में, दूसरा 200 मीटर रेस में। कहाँ पर? फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट, जिसे इंटरनेशनल एंटवर्प एथलेटिक्स काला भी बोलते हैं, ये हुई है मर्कसैम बेल्जियम में। तो 100 मीटर की जो इन्होंने रेस की है ये 10.70 सेकंड्स में की है, फास्टेस्ट रहे हैं। 200 मीटर की इन्होंने 20.96 सेकंड्स में। देखिए, जितने भी हम स्पोर्ट्स पढ़ते हैं ना, ये इस तरह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन किससे संबंधित है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अमलान बुरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप एथलेटिक्स याद रखेंगे। किस राज्य से आते हैं? आसाम। वो तो बुरगोहेन से ही आपको मालूम चल जाएगा कि आसाम से आते हैं। साथ ही सपना कुमारी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और ये दूसरे नंबर पर रही। बेल्जियम की एम्बर वेंडन बॉस से ये पीछे रही। What is the name of the third ship of the ASW shallow watercraft project being built by GRSC for the Indian Navy? भारतीय नौसेना के लिए GRSC द्वारा बनाए जा रहे ASW shallow watercraft प्रोजेक्ट के तीसरे जहाज का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, अंजादीप। देखिए, अंजादीप जो कि थर्ड ऑफ द 8 शिप्स ऑफ ASW shallow watercraft प्रोजेक्ट है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया LNT कट्टुपल्ली में। देखिए, GRSC द्वारा इंडियन नेवी के लिए 8 शिप्स बनाए जा रहे हैं जो कि शैलो वाटर क्राफ्ट हैं। उनका ये थर्ड शिप है, अंजादीप। और अंजादीप का नाम किससे रखा गया है? आइलैंड ऑफ अंजादीप, जो कि करवाड़ में स्थित है। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ एक MOU साइन किया था साल 2019 में, जिसके तहत 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट बनाए जाने हैं। तो 4 जो इस तरह के शिप्स हैं ये तो GRSC कोलकाता बनाएगा और बचे हुए 4 बनाएगा LNT शिप बिल्डिंग कट्टुपल्ली। और ये जो अर्नाला क्लास ऑफ शिप्स हैं ये अभय क्लास ASW को रिप्लेस करेंगे। विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वारहेड्स? किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसमें इन्होंने बात की है कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये जनवरी 2023 में 410 वारहेड्स पहुंच गया है, जबकि जनवरी 2022 में ये 350 वारहेड्स था। वारहेड्स का मतलब होता है जब मिसाइल के आगे एक पार्ट होता है जिसमें ये गोला बारूद भरा जाता है, विस्फोटक भरा जाता है, उसको बोलते हैं वारहेड्स। साथ ही अगर हम 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स की बात करें तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल। तो इन सभी देशों के पास जो वारहेड्स हैं, जो विस्फोटक है जो मिसाइल के आगे लगाया जाता है, वो 9576 है। और इनमें सबसे अग्रणी है यूनाइटेड स्टेट्स 3708, फिर रशिया है 4000, इसमें ना यूनाइटेड स्टेट्स का जो है आंकड़ा गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ये शायद चेंज हो गया है। तो दूसरे नंबर पर रशिया है
और इन दोनों के पास 86% ऑफ टोटल वारहेड्स हैं, टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअली ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स का होगा कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3708 थे और अब बढ़कर दूसरे हो गए हैं। जैसे रशिया का लिखा हुआ है ना कि इसने अपना बढ़ा दिया, 4489 हो गया है, इसी तरह से। कोई नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देंगे, या फिर आप ये आर्टिकल खुद भी सर्च कर लेना, द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, इसको फिर आप सही कर लेना। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, इंडिया के जो आर्सेनल है ये 164 वारहेड्स हो गए हैं 2023 में, जबकि 2022 में 160 थे। जबकि पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा हैं, 170 हो गए हैं, पहले 165 थे। जो ओवरऑल न्यूक्लियर इन्वेंट्रीज हैं इन 9 कंट्रीज़ की, हालांकि इसमें गिरावट आई है। पहले 12,710 थी, अब 12,512 है। ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेंट्रीज, यानी कि न्यूक्लियर वेपन किसी भी तरह का। ठीक है, और ऊपर वारहेड्स का मतलब क्या है? स्पेशली उसकी बात की जा रही है जो मिसाइल के आगे फ्रंट पार्ट में जो विस्फोटक भरा जाता है न्यूक्लियर, उसकी बात करते हैं। और ये है न्यूक्लियर इन्वेंट्रीज, यानी कि टोटल जो हथियार हैं किसी भी तरह का न्यूक्लियर आर्म। हाउ मच फंडिंग डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर बांग्लादेश अंडर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम? एशियाई विकास बैंक ने स्थायी आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, $400 मिलियन। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। किस लिए? टू एडवांस रिफॉर्म्स इन डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, improve efficiency and productivity of public spending, and help small businesses, especially women-led businesses, to access low-cost innovative bank financing। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको ये जानना चाहिए कि ये लोन किस प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रोग्राम है सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम, इसके तहत दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए देशों में। तो ये आप याद रखिएगा, अगर किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पूछ लेते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो एडीबी और बांग्लादेश के बीच की बात है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों की जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहती है। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश होस्टेड द किसान कल्याण महाकुंभ? मध्य प्रदेश के किस जिले ने किसान कल्याण महाकुंभ की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, राजगढ़। आपको जानना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान कल्याण महाकुंभ को अटेंड किया है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 6,423 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए हैं फार्मर्स के अकाउंट में। जो किसान कल्याण महाकुंभ इसी दौरान ये मोहनपुरा डैम के पास आयोजित किया गया। डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इन दोनों ने ही मोहनपुरा कुंडलिया प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को भी इनोग्रेट किया है, जो कि 8,481 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स है वर्ल्ड में जो प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम से संबंधित है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज फॉर द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डीज ऑफ द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया है कि राज्य के जो भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेता हैं इन्हें हम मंथली पेंशन देंगे 10,000 रुपये की। साथ ही हरियाणा रोडवेज़ की जो वोल्वो बसेस हैं इनमें फ्री ट्रैवल फैसिलिटी भी हम इनको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही जो खट्टर हैं इन्होंने हाल ही में कैथल में व्यापारी सम्मेलन को भी संबोधित किया है। विच सिटी विल होस्ट द 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस एंड एक्सपो इन अक्टूबर? कौन सा शहर अक्टूबर में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोची। ICR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 10 से 13 अक्टूबर के बीच 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस एंड एक्सपो को होस्ट करेगा कोची, केरल में। ये इंस्टीट्यूट कोची में ही है और इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज न्यू दिल्ली के द्वारा। थीम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेयर इज द अनाक क्राकोटा वोल्केनो दैट रिसेंटली इरप्टेड लोकेटेड? हाल ही में विस्फोट हुआ अनाक क्राकोटा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया है।
देखिए जो वोल्केनो वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम 2 वोल्केनो पढ़ रहे हैं। वोल्केनो ये हाल ही में इरप्ट हुए हैं। पहला है इंडोनेशिया का अना क्राकोटा वोल्केनो, ये हाल ही में इरप्ट हुआ है और काफ़ी ऐश यहाँ पर आया है। जो स्ट्रेट है जो आइलैंड ऑफ जावा और सुमात्रा को सेपरेट करता है उस पूरे को कवर कर गया, जो भी लावा निकलता है। अब दूसरा वोल्केनो देखिएगा हाल ही में किलाउ वोल्केनो, ये भी इरप्ट हुआ है। ये एक एक्टिव शील्ड वोल्केनो है हवाई आइलैंड पे। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा एनाक क्राकोटा, ये इंडोनेशिया से संबंधित है। दूसरा पढ़ा हमने किलाउ, ये हवाई आइलैंड में है। एक्चुअली जो आइलैंड ऑफ हवाई है ये 5 सिल्ट जो है वोल्केनो यहाँ पर हैं। अगर हम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट की बात करें, याद रखिएगा कोहाला ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मोना की ये डोरमेंट है, और हुआलालाई ये एक्टिव वोल्केनो है, मोना लोआ ये एक्टिव है, हमने पहले भी देखा है इसको, और 5वां है किलाउ, ये भी एक्टिव है, हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क का ये हिस्सा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, खास करके जो मैंने ये बोल्ड किया हुआ है ना जिन वोल्केनो को, हुआलालाई और मोना लोआ और किलाउ, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ये 5 हवाई के हो गए। Which organization honored शक्तिकांत दास with the title of Governor of the Year for 2023 in London? किस संस्था ने शक्तिकांत दास को लंदन में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सेंट्रल बैंकिंग। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 से सम्मानित किया गया है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा लंदन में। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर की पोजीशन पर इन्हें दिसंबर 2018 में जो है अपॉइंट किया गया था। तो ये अनाउंसमेंट तो पहले हो चुकी थी जब हमने मार्च के महीने में ही पढ़ा था, लेकिन अब इनको सम्मानित किया गया है इन पर्सन। कहाँ पर? लंदन में। तो ये पूछ सकते हैं कि किस जगह किया गया, तो लंदन में इनको सम्मानित किया गया इससे सेंट्रल बैंकिंग द्वारा। यही हमारा क्वेश्चन था। सेंट्रल बैंकिंग एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं उन सबको कवर करती है। ये अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन को जो है अच्छे से मैनेज किया है और कोविड पेंडेमिक के कारण जो डिसरप्शन हुआ बैंकिंग सिस्टम में उसको भी स्किलफुली हैंडल किया है। साथ ही सेकंड सेंट्रल बैंक गवर्नर बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने भी ये अवार्ड जीता था, सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का। और इसी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन का। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप इसको लाइक किया कीजिए और असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दिया कीजिए, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। इन विच सिटी इज द सलारजंग म्यूजियम लोकेटेड? आंसर इज हैदराबाद, तेलंगाना। Who was the first Chief Election Commissioner of India? Sukumar Sen. The Indian government has set a target to increase the highways network to 2 lakh kilometers by which year? 2025. Which country has announced ban on Russian diamonds alongside the military industrial complex and metals? United Kingdom. China recently asked a top diplomat from a country to leave China immediately. This came after the said country had declared Chinese diplomat Zhou Wei persona non grata for allegedly targeting a lawmaker for criticizing China. Which country is being spoken about? Answer is Canada. अच्छा, यहाँ पर जो आपने पर्सोना नॉन ग्राटा शब्द देखा ना, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब होता है यदि कोई कंट्री किसी एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर देती है, इसका मतलब वो कंट्री चाहती है कि वो व्यक्ति अब इस देश को छोड़कर चला जाए, उसका स्वागत नहीं है हमारी कंट्री में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच फ्रूट्स वेराइटी इज मियाजाकी? ये चर्चा में है हाल ही में। दमदमा लेक is situated in which state? In which year the Poshan Abhiyan was launched? EDX, a non-profit MOOCS company, was created by which universities? India lost against Australia in the recently held WTC final by how many runs? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।